हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूरैन और आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने वन शॉट के सीरीज को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंसर्न अबाउट आवर एनवायरनमेंट का पार्ट 1 देखा था, जहां पर हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ओजोन लेयर किस तरीके से डिप्लीट होता है वो, और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और कैसे ये काम करता है उसको हम लोगों ने समझा था। आज के इस वीडियो में हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू और जो एनर्जी का यूजेस है उसको, रैशनल यूज ऑफ एनर्जी, उसको हम लोग कवर कर रहे होंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो पिछले वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो मेरा तो रिकमेंडेशन होगा कि भाई उसको पहले अच्छे से कवर कर लो, उसके बाद फिर इस वीडियो में आओ। आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे भी मिल जाएगा, तो एक बार उसको देख लेना। और अगर देख लियो तो अब आप लोग कंटिन्यू करो और आप लोग को पता है क्या करना है, कॉपी पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट करना और ध्यान से चीजों को समझते जाना। ओके, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का जो भी नोट्स होगा और जो प्रैक्टिस का क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वहां से डाउनलोड कर लेना अगर नहीं किए हो तो। और अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और वहां पे जाकर अपना डाउट पूछ सकते हो। हम डेफिनेटली वहां पे आंसर्स कर रहे होते हैं आप लोगों को। और जो पिछले वीडियो में हम एक रिक्वेस्ट किए थे कि वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो के साइड में लाइक शेयर के साइड में एक हाइप का ऑप्शन आता है, तो अगर आपका हाइप बचा हुआ अवेलेबल है, वीडियो पसंद करे तो थोड़ा सा हाइप कर दिया कर, थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इतना चीज हो गया। अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल या फिर रैशनल यूज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे लगाते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही सा टॉपिक है। वीडियो का लेंथ भी आप देख के समझ ही गए, छोटा है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पर सिंपल वे में समझो कि देखो हम लोग के पास क्या है, हम लोग फ्यूल बोल रहे हैं। फ्यूल की जगह हम लोग अभी फिलहाल के लिए बोलेंगे एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस ले लो, कोई भी चीज जो आपको दिल कर रहा है वो चीज ले लो। ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखना कि वो चीज जल सकता हो। आप नहीं जलने वाला भी चीज ले सकते हो, बस उसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू समझने के लिए आपको क्या समझना है कि कोई भी सब्सटेंस अगर हम लोग ले लेते हैं तो उसको हम लोग को क्या करना है, उसको हम लोग को जला देना है, बंद करना है। अच्छा, कोई भी चीज जब जल रहा होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा हीट एनर्जी। ऐसा ही होता है, कोई भी चीज जो हम लोग जलाते हैं उसके साथ हीट एनर्जी भी निकलता है। भाई वहां पे साउंड एनर्जी भी निकलता है, वहां पे लाइट एनर्जी भी निकलता है, बट हीट भी तो निकलता है। हम अभी हीट का बात कर रहे हैं, तो कोई भी चीज जो हम लोग जला देते हैं तो उससे क्या निकलता है, हीट एनर्जी निकलता है। ये हीट एनर्जी कितना है, ये हीट एनर्जी कितना है वही कौन बताता है, आपको कैलोरीफिक वैल्यू बताता है। कैलोरीफिक वैल्यू एक बस वैल्यू मिलता है हर फ्यूल्स को, वो बताता है कि कौन सा फ्यूल ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या देगा, हीट एनर्जी देगा। तो अब मेरे को चीज बताओ कि जो फ्यूल मेरे को ज्यादा हीट देगा वो अच्छा फ्यूल हुआ या खराब फ्यूल? जो मेरे को ज्यादा हीट देगा वो मेरे लिए क्या होगा, एक अच्छा फ्यूल होगा। तो अच्छा फ्यूल या खराब फ्यूल डिसाइड किस पे बेसिस पे होता है, वो होता है कैलोरीफिक वैल्यू के ऊपर। ठीक है, अच्छा एक और चीज थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग में रखना, कोई भी सब्सटेंस जो हम लोग ले रहे हैं ना, वो सब्सटेंस का क्वांटिटी कितना होना चाहिए, 1 kg होना चाहिए। इसको 1 kg नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है यूनिट मास। यूनिट मास का मतलब कितना है यहाँ पे, 1 kg। यानी आपको कोई भी चीज लेना है, कोई भी चीज आप जलाओ, आप चाहे लकड़ी जला लो, आप चाहे कोयला ले लो, आप चाहे पेट्रोल ले लो, आप डीजल ले लो, घर में जो CNG है वो ले लो, पेपर ले लो, आपको जो भी चीज मिल रहा है वो चीज ले लो। बट वो चीज कितना लेना, 1 kg लेना, उसको अच्छा से जला देना। ये जो जलाने वाला जो प्रोसेस है इसको कंप्लीटली करना। कंप्लीटली का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको पूरा का पूरा जलाना है। ऐसा ना हो कि 1 kg लिए उसमें से 900 ग्राम जला दिए, 100 ग्राम छोड़ दिए, छोड़ना नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस 1 kg ले लो, पूरा का पूरा जला दो, उससे क्या निकलेगा, हीट एनर्जी निकलेगा। वो देख लो कि वो हीट एनर्जी कितना है, वो जितना होगा वही उसका क्या हो गया, कैलोरीफिक वैल्यू हो गया। तो कोई भी चीज 1 kg जलाने पे कंप्लीटली जितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। अब इसी चीज को हम लोग लिख लेंगे डेफिनेशन में, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी produces when यूनिट मास। अब देखो आप लोग को ऑलरेडी पता है यूनिट मास का मतलब कितना है, 1 kg। यूनिट मास ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी चीज ले लेना है। ठीक है, सब्सटेंस इन when the amount of heat produced when unit mass of any substance is burned, है ना, उसको जलाना पड़ेगा, is burned completely in sufficient supply
ऑफ ऑक्सीजन। ये इसलिए बोल रहे होते हैं ना सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हम लोग को पता है कि कोई भी चीज जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अगर कहीं पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो वहां पे हम लोग उस चीज को जला नहीं सकते। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना, इसीलिए यहाँ पे लिखे सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस, यूनिट मास जला देंगे, कंप्लीटली इनसफिशिएंट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। फ्यूल का यहाँ पे मतलब है कोई भी चीज जो जल सकता है। अब यार जाहिर सा बात है कि जो भी फ्यूल मेरे को ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू देगा, यानी ज्यादा हीट एनर्जी देगा, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, बेटर फ्यूल हो जाएगा। तो हम लोग याद करो जो पहले के टाइम में, एकदम पहले के टाइम में, एंशिएंट टाइम्स में आदमी लोग सबसे पहले किसको फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करता था, लकड़ी को इस्तेमाल करता था। आज भी अगर तुम गांव वगैरह में जाते हो तो वहां देखो, मतलब हम ऐसा गांव का नहीं बोल रहे कि जो टाउन टाइप का है, ठीक है, हम ऐसा गांव का बात कर रहे हैं जो सही में लिटरली में अभी गांव है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी अभी सही से नहीं आया, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन अभी सही से नहीं पहुंचा। वैसा गांव जो होता है बहुत सारा है, ठीक है, इंडिया में बहुत सारा ऐसा गांव, वहां पे अभी भी 85% जो पॉपुलेशन है वो किसका इस्तेमाल करता है, लकड़ी का इस्तेमाल करता है। वो लोग डेली जंगल जाता है, जंगल से लकड़ी कट करता है और लाके जलाता है और एज अ फ्यूल वुड के तौर पे इस्तेमाल कर रहा होता है, ठीक है। काफी ज्यादा बारिश हो रहा है बाहर, ठीक है। फिर जब हम लोग अच्छा जो वुड होता है, वुड का जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो कितना होता है बाबू, 22। अच्छा इसका एसआई यूनिट भी बता देते हैं, यहाँ पे लिख लो एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू एसआई यूनिट इज किलो जूल पर केजी। तो 1 केजी जलाने पे कितना किलो जूल एनर्जी आया। यहाँ पे किलो जूल का मतलब क्या है, हीट एनर्जी, ठीक है। तो जो वुड होता है, वुड का कितना होता है 22 किलो जूल पर केजी। 1 केजी जलाएंगे तो कितना मिलेगा, 22,000 जूल का एनर्जी हम लोग को मिल रहा होता है, ठीक है। इससे बेटर जब हम लोग को मिला तो हम लोग को क्या मिला, कोयला मिला, लकड़ी, तो कोयला मिला, लकड़ी बोले, लकड़ी के बाद हम लोग को क्या मिला, कोयला मिला। तो इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू था ये समवेयर अराउंड कितना था, 40 था, कि 40 किलो जूल पर केजी हम लोग को मिल रहा था, ठीक है। अभी के टाइम में हम लोग क्या किए, हम लोग इससे भी थोड़ा सा आगे निकल गए। हम लोग किसको इस्तेमाल करते हैं, हम लोग एलपीजी को इस्तेमाल करना सीख गए। हम लोग और किसको इस्तेमाल करते हैं, हम लोग केरोसिन को इस्तेमाल करना सीख गए, ठीक है। तो एलपीजी, केरोसिन, ये सब का कैलोरीफिक वैल्यू का वैल्यू कितना है, 50 है, आई थिंक इसका 45 है। बुक में देखना इसका वैल्यूज क्या क्या है, अलग अलग बुक में किसी में 50 है, इसका 50 है, ऐसे करके है, ठीक है। 45-50 आता है, इतना दिमाग में रखना। केरोसिन का कम है, एलपीजी का ज्यादा है। तो ये सारा वैल्यूज है। तो हम लोग पहले लकड़ी इस्तेमाल करते थे, हम लोग को उससे बेटर फ्यूल मिला कोयला, तो हम लोग कोयला पे स्विच किए। फिर हम लोग कोयला से एलपीजी पे आ गए, केरोसिन का है, केरोसिन से फिर हम लोग एलपीजी पे आ गए। तो इस तरीके से हम लोग क्या हुआ, अच्छे एनर्जी की तरफ अपना बढ़ते रहे, ठीक है। अच्छा और भी है, हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी लिख लेना, इसका 150। तो भाई हाइड्रोजन बहुत तगड़ा एनर्जी देता है, बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी देता है, बट ये इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी ना रिस्की भी। तुम सोच के देखो कि हम लोग के घर में जो एलपीजी वगैरह एक्सीडेंट होता है, होना नहीं चाहिए, बट जो एक्सीडेंट होता है उसमें कितना लाइफ का नुकसान होता है, पूरा का पूरा बिल्डिंग, पूरा का पूरा घर जल जाता है। तो जबकि उसका वैल्यू कितना है, 55 है। तो अगर हाइड्रोजन 150 वाला अगर हम लोग अपने घर में यूज करेंगे तो एनर्जी तो बहुत देगा, ये क्लीन भी है, इससे पॉल्यूशन भी नहीं होता है, लेकिन इतना ये देखो इसका 3 गुना है। तो अगर इसमें किसी तरीके का एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट कितना डेंजरस हो सकता है। तो इसीलिए हाइड्रोजन को हम लोग नहीं देते हैं अनलेस और अनटिल जब हम लोग उसको एकदम प्रॉपर वे में, एकदम 100% सिक्योर वे में इस्तेमाल करना ना सीख जाए, तब तक हम लोग हाइड्रोजन को इस्तेमाल करने होम के बेसिस पे तो नहीं देने वाले, ठीक है। अभी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है एज अ फ्यूल, बट घर वगैरह के लिए एलपीजी केरोसिन ही होता है। तो आप लोगों को कैलोरीफिक वैल्यू का ओवरव्यू समझ में आया। कैलोरीफिक वैल्यू, कोई भी 1 केजी सब्सटेंस ले लो, उसको पूरा का पूरा जला दो सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, जलाने पे जितना हीट एनर्जी निकला उसी को हम लोग उसका क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब बेसिक है, पूरा का पूरा थ्योरी है, ठीक है। फ्यूल को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया बाबू। एक डिवाइड किया गया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीन्यूएबल फ्यूल्स, रीन्यूएबल एनर्जी बोल देते हैं, ठीक है, रीन्यूएबल एनर्जी। और एक हो जाता है आपका नॉन रीन्यूएबल एनर्जी। तो ये सब वर्ड है और कुछ नहीं है, ऑलरेडी कहीं ना कहीं क्लास 6, 7, 8 में आप लोग पढ़े ही होंगे, 9 में भी पढ़ सकते हो। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का मतलब सिंपल सा है कि ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको बार बार क्या कर सके हम लोग, रिन्यू कर सके, बार बार उसको नया बनाया जा सके, वैसा सोर्स ऑफ एनर्जी को क्या बोला जाता है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या है, ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो कभी दोबारा बनाया ना जा सके, ठीक है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि रिन्यूएबल क्या होगा, हाँ रिन्यूएबल क्या होगा, एक्सेस होगा। और बोल सकते हैं क्या चीज, नेवर
एग्जॉस्टेड होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा, चाहे हम लोग इसको जितना भी इस्तेमाल कर ले ये कभी भी खत्म नहीं होगा, बहुत हाई क्वांटिटी में अवेलेबल है, एक्सेस है, नेवर एग्जॉस्टेड। और ये क्या है, ये हम लोग के पास लिमिटेड है, ठीक है। एग्जॉस्ट वन डे, एक दिन आएगा जब हम लोग देखेंगे कि सारा का सारा ये वाला जो फ्यूल है वो खत्म हो चुका है, जितना भी सोर्स ऑफ एनर्जी ये वाला था ये सारा सोर्स ऑफ एनर्जी खत्म हो चुका है। रिन्यूएबल में कौन कौन आता है, कोयला आता है, पेट्रोल आता है, डीजल आता है। ये बेसिकली है क्या भाई, कोयला आपका किससे बनता है, जो प्लांट वगैरह जमीन के अंदर में दब गया, वो मिलियन ईयर्स तक दबा हुआ रहने की वजह से हाई प्रेशर हाई हीट में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कोयला में। जो एनिमल्स है वो जब हम लोग जमीन के अंदर दब जाता है तो दबने के बाद क्या होता है, बहुत सालों के बाद वहां पे भी हाई हीट हाई प्रेशर होता है, जिसके से वो किसमें कन्वर्ट होता है, पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाता है। डीजल इसी के जो गैसेस वगैरह या फिर इसी को फिल्टर के दौरान निकलने वाला चीज होता है। तो बेसिकली ये सब क्या लिमिटेड ही तो है, ऐसा तो नहीं है कि कोयला अनलिमिटेड है। हमको लग सकता है कि हाँ बहुत सारा कोयला मेरे जीते जी खत्म नहीं होगा, बट किसी ना किसी दिन तो ये कोयला खत्म होगा, किसी ना किसी दिन तो ये पेट्रोल खत्म होगा, किसी न किसी दिन तो ये डीजल खत्म होगा। तो जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे। अभी जैसे देखो आपका जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जो गाड़ी वगैरह का है, वो पूरा का पूरा किस पे डिपेंड था, पूरा का पूरा पेट्रोल के ऊपर डीजल के ऊपर डिपेंड था। अगर पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाता तो अचानक से सारा ट्रांसपोर्टेशन क्या होता, रुक जाता। ये छोटा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी जो पूरा इंडिया भर पूरा कनेक्टेड है, या पूरा हम लोग जो ग्लोबली कनेक्टेड है, वो समहाउ कहीं ना कहीं फ्यूल से कनेक्टेड है। अगर फ्यूल नहीं होगा तो जो मुंबई में चीज बिक रहा है या मुंबई में जो भी चीज ग्रो कर रहा है वो चीज कोलकाता नहीं आ सकेगा, जो कोलकाता में चीज है वो बिहार नहीं जा सकता, बिहार वाला चीज झारखंड नहीं जा सकता है। यानी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होने से ये जो हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं वो एकदम इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो फ्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फ्यूल वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये खत्म नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ क्योंकि हम लोग को पता है कि ये खत्म हो सकता है, बहुत लिमिटेड है, तो हम लोग इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ मूव करने का कोशिश हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी लाया जाए। इलेक्ट्रिसिटी तो खैर पॉल्यूशन के बेसिस पे है कि पॉल्यूशन कम से कम करवाता है इसलिए, बट अभी हम लोग ढूंढना चाह रहे हैं एक्सेस फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कभी खत्म ना हो, जिसमें हम लोग किसको किसको अभी तक चुने। हम लोग को पता है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा ये वाला हम जो बोलेंगे ये वाला तो ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा है, सोलर एनर्जी है, फिर आपका कौन सा है, विंड एनर्जी है, एनर्जी नहीं लिखेंगे अब, टाइडल एनर्जी है, फिर आपका क्या आ गया, जियोथर्मल एनर्जी है, हाइड्रो पावर प्लांट्स है, पावर प्लांट। तो ये सारा जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है ये कभी खत्म नहीं होगा। तो अभी पूरा का पूरा जो दुनिया है वो कहाँ शिफ्ट करना चाहता है, इसके ऊपर शिफ्ट करना चाहता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फिलहाल तो ये सारा सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो अभी टाइम है, रिसर्च कर लो, ढूंढ लो, और ढूंढ के कहाँ स्विच कर जाओ, सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल या हाइड्रो पावर प्लांट्स की तरफ। जब हम लोग इस पर पूरा का पूरा फुल्ली डिपेंड हो जाएंगे, एनर्जी का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, किसी को टेंशन नहीं रहेगा, पेट्रोल है चाहे नहीं है, खत्म भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जो डिसएडवांटेज है, ये सब क्या करता है, ये सब बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करता है। तो भाई पॉल्यूशन अगर बहुत ज्यादा होगा तो ये तो हम लोग के प्लैनेट के लिए सही नहीं है ना। हम लोग का प्लैनेट का एटमॉस्फेयर खराब होगा, हम लोग का प्लैनेट का वाटर बॉडी खराब होगा, लैंड खराब होगा, जो क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उसी लैंड से आ रहा है ना, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो जो क्रॉप ग्रो करे वो क्रॉप का प्रोडक्शन खराब होगा, समहाउ कहीं ना कहीं केमिकल्स का इस्तेमाल करना होगा, और उसके बाद जब वो ग्रो करेगा हम लोग उसको खाएंगे तो कहीं ना कहीं वो केमिकल्स का असर हम लोग के बॉडी पे दिख रहा होगा, जो कि अभी दिख ही रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं साइकिल हम ही लोग को अफेक्ट करने वाला है। तो ये भी चीज बेटर है कि भाई कोयला, पेट्रोल, डीजल से जो कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करता है इससे दूर भागा जाए और ऐसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी की तरफ मूव किया जाए। तो पूरा दुनिया अभी इसकी तरफ जा रहा है, ठीक है। अभी इतना ज्यादा तो हम लोग को जानना नहीं है, हम लोग को सिर्फ जानना है कि भाई ये सब क्या है, हम लोग का रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। इन सब के ऊपर एक एक कुछ पॉइंट्स है, वो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। सबसे पहला जो सोलर वाला है वो नोट वाला पॉइंट लिखते जाना, ठीक है। बाकी जो हम बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनो। तो सोलर एनर्जी में पूछा जाता है एग्जाम्स में कि भाई हम लोग क्या यूज करते हैं जिससे सनलाइट को किस में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। सोलर एनर्जी में यही होता है। तो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग फोटो वोल्टिक सेल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो लाइट को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी में। ये सेल्स के अंदर में पूछता है कि कौन सा मेटल इस्तेमाल होता है या कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल होता है। तो कौन सा एलिमेंट होता है, सिलिकॉन होता है। तो ये याद रखना कि फोटोवोल्टिक सेल और सिलिकॉन यूज्ड इन सोलर पैनल्स। एक सोलर पैनल होता है ना, उससे ना सोलर एनर्जी कन्वर्ट होता है। तो ये एक पॉइंट याद रखना।
और क्या याद रखोगे आप लोग? देखो एक वहां पे लिखे हैं कि विंड एनर्जी, तो विंड एनर्जी हम लोग जानते हैं किससे बनता है, जो विंड मिल्स होता है, बड़ा बड़ा जो पंखा होता है, तो वो विंड मिल्स रोटेट करता है और उसके रोटेशन से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बन रहा होता है। तो ये जो विंड एनर्जी है, इसके लिए क्या चीज एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक सेकेंड, इसके लिए क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन ये रहता है कि मिनिमम विंड स्पीड कितना होना चाहिए, मिनिमम विंड स्पीड वाला बात पूछता है। तो ये कम से कम कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर। अगर इससे कम हवा चलेगा तो विंड मिल का जो पंखा होता है वो पंखा रोटेट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि विंड मिल हम अपने छत पे जाके लगा देंगे तो उससे एनर्जी बनना चालू हो जाएगा। अगर वहां पे हवा का स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है या 15 किलोमीटर पर आवर है, वो विंड मिल रोटेट करेगा और उससे एनर्जी बनेगा। तो जितना ज्यादा स्पीड में रोटेट करेगा उतना ज्यादा एनर्जी। तो हम तो ऐसा जगह चाहेंगे ना जहाँ पे आपका विंड का जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा हो। और विंड का स्पीड कहाँ पे ज्यादा होता है, ओपन प्लेसेस पे या क्लोज प्लेसेस पे। सिटी के बीच में ऐसा होगा या सिटी के साइड में होगा, राइट सा बात है, सिटी के साइड में होगा। तो देखना कि जितना भी विंड मिल्स वाला जो कंपनीज होता है वो लोग क्या करता है, कोस्टल रीजन जो समुद्र का किनारा है, वो समुद्र के किनारे वाला जमीन को खरीद लेता है और वहां पे अपना विंड मिल्स को जाके प्लांट करता है, लगा देता है और वहां से नहीं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि भाई समुद्र है सामने, तो वहां पे तो कभी कोई चाह के भी बिल्डिंग वगैरह नहीं आएगा, तो उधर से जो आने वाला हवा है वो हमेशा प्रेजेंट रहेगा और वहां का जमीन भी सस्ता होता है। तो ये सब इस्तेमाल किया जाता है विंड मिल में, ठीक है। तो ये याद रखना, जो बोल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो ऐसा नहीं है कि भाई बस ऐसे बोल दे रहे इसलिए, हर वो पॉइंट जो हम बोल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, टाइडल एनर्जी के बारे में आता है ना कि टाइडल एनर्जी ठीक है, एनर्जी तो दे सकता है बट बहुत मुश्किल होता है ऐसा लोकेशंस ढूंढ पाना जहां पे टाइडल एनर्जी से क्या बन सके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन सके। ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल अभी फेस हो रहा है। इसीलिए दुनिया में बहुत कम ऐसा जगह है, आई थिंक 5 या 6 जगह है जहाँ पे टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो बहुत लिमिटेड है। जियोथर्मल एनर्जी जो होता है, जियोथर्मल एनर्जी बेसिकली क्या है, अर्थ का हीट को इस्तेमाल करता है। ये सब पॉइंट मत लिखो, ठीक है। तो जियोथर्मल एनर्जी जो है अर्थ का हीट को इस्तेमाल करता है। हम लोग जानते हैं कि अर्थ के कोर के अंदर में क्या है, लावा है। वो लावा जब बाहर आता है तो जो वाटर बॉडीज है उसके साथ टकराता है। तो अगर कभी भी लावा ऐसे जगह पे आया जहाँ पे वाटर था या ग्राउंड लेवल पे वाटर था, उससे टकराया, तो वो सारा का सारा वाटर किसमें कन्वर्ट होता है, भाप में कन्वर्ट होता है, स्टीम में। पानी को अगर हीट देंगे तो किसमें कन्वर्ट होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो जब ये जियोथर्मल लावा अर्थ के किसी भी वाटर बॉडी से टकराता है ऐसे जगह जहाँ पे वो स्टीम में कन्वर्ट हो सके, तो वो स्टीम बाहर आता है और उस स्टीम को हम लोग इस्तेमाल करते हैं अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बनाने के लिए। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, उसके बाद फिर अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी बनाते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट तो यार सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, जहाँ पे हम लोग डैम्स वगैरह बनाते हैं और वाटर बॉडी को रोकते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं। उसके बाद एक झटके में हम लोग क्या करते हैं, वहां से वाटर को फ्लो करवाते हैं। टरबाइन्स लगा होता है, वो टरबाइन रोटेट करता है और उससे क्या बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बनता है। इन सब में जितना भी यहाँ पे हम बताएं, इन सब में जो एनर्जी बनाने के लिए मशीन इस्तेमाल होता है, उस मशीन को क्या बोलते हैं हम लोग, टरबाइन बोलते हैं, ठीक है। तो टरबाइन क्या करता है, रोटेट करता है। और अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े हो तो वहां पे हम ऑलरेडी ये चीज एक्सप्लेन किए कि टरबाइन रोटेट करता है तो किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रहा होता है। तो टरबाइन रोटेट करेगा और इससे क्या बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगा। तो इतना काफी है, ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ पे मिस किए, वो आपका बायोमास, बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी क्या चीज है ना कि लकड़ी वगैरह हो गया या वेजिटेबल्स हो गया या कुछ ऐसा क्रॉप्स होता है जिन क्रॉप्स को हम लोग क्या करेंगे, फर्मेंट करेंगे कुछ बैक्टीरिया के साथ, कुछ दिन छोड़ देंगे, तो उनसे जो गैसेस प्रोड्यूस होगा वो गैसेस क्या होता है, फ्लेमेबल गैस होता है। और उन सारे गैसेस को हम लोग एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। हम क्या बोले, ध्यान से सुनना, यहाँ पे लकड़ी का तो इस्तेमाल करते ही है, लेकिन कुछ ऐसा प्लांट्स होता है, कुछ वेजिटेबल्स होता है, कुछ ऐसा फ्रूट्स होता है जिनको हम लोग क्या करेंगे, फर्मेंट करेंगे। फर्मेंट करने का मतलब है कि उसको वेट कंडीशन एक है तो उस कंडीशन में रखेंगे, वेट कंडीशन हो, वहां पे बहुत ज्यादा हाई ह्यूमिडिटी हो, ठीक है, साथ में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, तो बैक्टीरिया का नाम होता है एनाएरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसका आते हैं, तो वो सारा जब हम लोग प्रोसेस करते हैं तो वो सारा चीज गल के क्या बनाता है, एक गैस प्रोड्यूस करता है, जो गैस क्या होता है, फ्लेमेबल होता है, और वो ही गैस को हम लोग क्या करेंगे, एज अ फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो बायोमास एनर्जी भी क्या है, यूजफुल है। अभी एक जो चल नहीं रहा है इसका पेट्रोल में जो इथेनॉल का ब्लेंडिंग हो रहा है कि इथेनॉल मिलाया जा रहा है, तो वो किससे हो रहा है, शुगर केन से हो रहा है, ठीक है। तो बोला यही चीज आ रहा है कि शुगर केन है, तो शुगर केन हम लोग फार्मर्स को प्रोवाइड करेंगे बहुत सारा पैसा, जिससे वो लोग शुगर केन बनाएगा और वो शुगर केन को हम लोग फर्मेंट करके इथेनॉल गैस बनाएंगे। वो इथेनॉल को हम लोग क्या करें, इथेनॉल गैस बनाएंगे, फिर लिक्विड में कन्वर्ट करके उसको पेट्रोल के साथ मिक्स करेंगे और एज अ फ्यूल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का चीज होता है बायोमास में। खैर, तो पूछा जाता है कि भाई
बायोमास में कौन सा बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है? बैक्टीरिया का नाम बताओ। बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैक्टीरिया का नाम है एनाएरोबिक बैक्टीरिया। कौन सा गैस प्रोड्यूस करते हैं बाबू? तो गैस का नाम है CH4, मीथेन। मीथेन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज था, हम कहाँ पे लिखे? यहीं पे लिख देते हैं। पेट्रोक्रॉप बोल के होता है, ये नोट्स में नहीं होगा, एक बार यहाँ पे लिख लेना। पेट्रोक्रॉप्स। तो पेट्रोक्रॉप्स क्या होता है? पेट्रोक्रॉप्स ऐसे ही क्रॉप्स को बोला जाता है जिनसे हम लोग फ्यूल्स बना सकते हैं। पेट्रोक्रॉप का मतलब क्या हो गया? ऐसा फ्यूल, ऐसा प्लांट्स जिनसे हम लोग क्या बना सकते हैं? फ्यूल बना सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल आप लोग लिख के रखना, शुगर केन। अभी हम लोग जान लेंगे शुगर केन से क्या बना सकते हैं? इथेनॉल बना सकते हैं। तो क्योंकि एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्या पता बोर्ड्स में दे दे, ठीक है। तो पेट्रोक्रॉप्स वाला टॉपिक लिख लेना, बस इतना काफी है। अच्छा, अब हम लोग मूव करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, कुछ चीज हम मिस किए, एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो ये सब का एडवांटेज क्या है? ये सब हम लोग का क्लीन फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है, सारा का सारा क्लीन है, किसी में कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। सोलर एनर्जी का डिसएडवांटेज क्या है? अब डिसएडवांटेज अच्छे से सुनना। सोलर एनर्जी भाई हैवी टू इंस्टॉलेशन है, कि हम लोग इंस्टॉल करने के लिए स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो एक गरीब जिसके घर में इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, वो अगर इन्वेस्टमेंट करे तो क्या सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट करना उसके लिए पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सोलर एनर्जी में स्टार्टिंग में बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट लगता है, और उससे जितना एनर्जी बनेगा उससे पूरा का पूरा घर का इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा कि नहीं, ये एक डाउट है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। अब आया विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी हम जैसे कि बताएं हर जगह पे पॉसिबल नहीं है, कि ये कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस हैं जहां पे प्लेस करने से बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी बनेगा, जो कि कोस्टल रीजन की तरफ, और वो कोस्टल रीजन की तरफ मेरा घर है नहीं, तो हम वहां पे कैसे करके प्लांट करेंगे? तो ये कोई गवर्नमेंट को ही करना होगा, तो ये सारा गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। टाइडल एनर्जी का डिसएडवांटेज यही है कि टाइडल एनर्जी को इंस्टॉल करने के लिए बहुत प्रीमियम लोकेशन, प्रीमियम नहीं बोल सकते, बहुत एक स्पेसिफिक लोकेशन चाहिए होता है। सारा अरेंजमेंट अगर सब कुछ सही हुआ तभी जाके वहां पे टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बहुत मुश्किल से जगह मिलता है, हम बताएं 5-6 ही है। जियोथर्मल एनर्जी का भी वही सेम केस है कि उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल प्रोसेस है, बहुत ज्यादा इंस्टॉलेशन, बहुत ज्यादा प्रिपरेशन वाला काम है। हाइड्रो पावर प्लांट ये काफी आसान भी होता है डैम वगैरह बनाना, तो हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट पे सबसे ज्यादा डिपेंड करते हैं फिलहाल नाउअडेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। हाइड्रो पावर प्लांट, विंड और सोलर, यही तीन पे अभी सबसे ज्यादा एनर्जी बनता है, ठीक है। बायोमास एनर्जी, इस पर भी बहुत सारा कंपनीज है जो ब्लेंडिंग का काम करता है। प्योर बायोमास को एज अ फ्यूल इस्तेमाल तो नहीं करते हैं, यहाँ से जो फ्यूल निकलता है उसको जो एग्जिस्टिंग फ्यूल्स है उसके साथ मिक्स करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये बायोमास हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो ये सारा एडवांटेज और डिसएडवांटेज था। अब जो आप लोग का हेडिंग एक बच गया वो है आपका मीथेन हाइड्रेट का। तो छोटा सा टॉपिक है, उसको भी लिख लेते हैं। मीथेन हाइड्रेट है क्या? जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, तो मीथेन हाइड्रेट देखो, बेसिकली हम लोग का जो डेड ऑर्गेनिजम्स जो भी ऑर्गेनिजम्स होता है वो जब डेड हो जाता है तो डेड होने से उसके बॉडी से कौन सा गैस रिलीज होता है? मीथेन गैस रिलीज होता है। ये मीथेन गैस हर ऑर्गेनिज्म से निकलेगा, चाहे वो लैंड पे रहे, चाहे वो आसमान में रहे, चाहे वो पानी के अंदर रहे। तो जो भी ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो एनिमल हो, जो कहाँ रहता है? ओशन बॉडीज के अंदर होता है, ओशंस के अंदर होता है। उनका बॉडी क्या होता है? डेड बॉडी। उनका जो डेड बॉडी है वो डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज होने से वहां क्या बनता है? मीथेन बनता है। यही जो मीथेन है ये क्रिस्टल फॉर्म में क्रिस्टलाइज हो जाता है, ठीक है, बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर है। क्रिस्टलाइज इन लो टेम्परेचर। तो जब लो टेम्परेचर में क्रिस्टलाइज हो जाता है तो एक छोटा छोटा बर्फ का ऐसा ब्लॉक तो नहीं बना रहे हैं, ठीक है, मतलब इस तरीके का कुछ एक शेप ले लेता है जिसके अंदर में मीथेन प्रेजेंट होता है। तो ये क्रिस्टल बन के जो समुद्र का बेड है, समुद्र का जो निचला सतह है वहां पे जम जाता है, ठीक है। और इसी फ्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मीथेन हाइड्रेट बोलते हैं। मीथेन इसलिए क्योंकि उसके अंदर मीथेन है, और हाइड्रेट इसलिए क्योंकि आसपास में जो क्रिस्टल बनता है वो किसका बनता है? पानी का बनता है, ठीक है। तो एग्जाम में जो नोट पे पॉइंट है वो दिमाग में रखना। फॉर्मूला पूछता है मीथेन हाइड्रेट का, तो फॉर्मूला आप लोग को क्या लिखना? CH4.NH2O। ये याद रखना, ठीक है। देखना भी आप लोग सिलेक्शंस दोगे तो कोई ठीक नहीं ये क्वेश्चन पूछ ले। तो मीथेन हाइड्रेट का एग्जाम में पूछता है कि फॉर्मूला क्या है, तो CH4NH2O। कहीं कहीं N की जगह क्या इस्तेमाल करता है? X भी इस्तेमाल करता है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि N और X अलग अलग है,
दोनों सेम ही चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है कि वाटर कितना भी प्रेजेंट हो सकता है। जो खास बात और है मीथेन हाइड्रेट के बारे में वो ये कि एक क्यूब अगर हम लोग निकालेंगे मीथेन हाइड्रेट का, तो उस एक क्यूब के अंदर कितना गैस रहेगा, 160 क्यूब के बराबर। एक क्यूब से जो मीथेन गैस निकलेगा वो क्या निकलेगा, 160 क्यूब के बराबर। नहीं समझे? देखो हम लोग को पता है कि जो गैस होता है वो गैस क्या करता है, एक्सपैंड करता है, बहुत ज्यादा जगह लेता है। तो अभी जो समुद्र के अंदर जो क्रिस्टल है वो तो दबा हुआ है ना, हाई प्रेशर पे पूरा का पूरा दब गया, तो सारा गैस अंदर में एकदम ऐसा सिकुड़ के बैठा हुआ है। तो सिकुड़ के जब है तो वो उसका साइज कितना है, एक क्यूब के बराबर। लेकिन जब उस गैस को हम लोग समुद्र से बाहर निकाले और उसके अंदर होल करके उस गैस को बाहर निकाल दें, तो अब उस गैस को पूरा एक्सपैंड होने का मौका मिला कि भाई अब हम पूरा फैल सकते हैं। तो जब वो गैस एक्सपैंड होता है तो वो लगभग कितना जगह ले लेता है, 160 क्यूब का जगह ले लेता है। तो इसलिए बोला जाता है कि एक क्यूब जो हम अंदर से निकाल रहे मीथेन हाइड्रेट का, इसके अंदर इतना मीथेन गैस कंप्रेस होके रहेगा कि बाहर निकालने पे वो 160 क्यूब्स के बराबर होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी रहता है जो थोड़ा सा दिमाग में रखना है। इसका जो डेफिनेशन है कि व्हाट डू यू मीन बाय मीथेन हाइड्रेट, वो आपको नोट्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप याद कर लेना। कुछ नहीं है भाई, मीथेन हाइड्रेट इज अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन enclosed by water body inside the ocean bed, under the ocean bed। ठीक है, तो ये चीज देखना। और क्या लिख सकते हो आप, हाँ एक रिएक्शन है वो थोड़ा सा लिख लो, छोटा सा है, वीडियो एंड करते हैं। जब CH4 को हम लोग हीट करते हैं तो ये क्या बनाता है, H2 बनाता है और कार्बन बनाता है। जब CH4 को हीट करते हैं तो ये क्या बनाता है, H2 बनाता है और कार्बन बनाता है। अच्छा, जब हीट करोगे तो एक चीज का ख्याल रखना, विदाउट ऑक्सीजन करना। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई ऐसे तो पूछा नहीं है, लेकिन पूछ सकता है कि अगर हम लोग मीथेन को विदाउट ऑक्सीजन हीट करेंगे तो कौन कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा, तो वहां पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा और कार्बन प्रोड्यूस होगा। तो इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है मीथेन से हाइड्रोजन और मीथेन से कार्बन बनाने के लिए। ठीक है, तो आई होप हम सारा का सारा टॉपिक इसमें कवर कर दिए हैं। जो जो पॉइंट्स था वो सारा पॉइंट्स भी कवर है। फिलहाल जो नोट्स दिए हैं, जो क्वेश्चंस दिए हैं उसको कर लो। PYQs को हम एक बार करवाएंगे, इस चैप्टर का भी PYQ करवाएंगे, तो हम लोग देखेंगे अगर कुछ ऐसा पॉइंट्स है जो बाकी रहा तो वो हम लोग कवर करेंगे। ABTA करना है और PYQ करना है। ABTA तो अभी आया नहीं है तो थोड़ा भी वेट है, तब तक वन शॉट का सारा सीरीज हम लोग कंप्लीट करते हैं और PYQ सॉल्व करते हैं। जब ABTA आ जाएगा तो हम लोग का मेन फोकस रहेगा ABTA के ऊपर। ठीक है, तो आप लोग आई होप सारा डाउट क्लियर होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो डाउट आप अपना कमेंट कर देना या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आके पूछ लेना। ठीक है, और इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। तो आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।